Hello friends, this is Shivani. Welcome to my channel Cultivate Learning. ये हमारी वैदिक पीरियड की वैदिक काल की दूसरी क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? हमने किया था वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसके प्रशासन एवं वित्त को देखा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को देखा था। दूसरा, हमने शिक्षा की संरचना एवं संगठन पे बात की थी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को देखा था। हमने शिक्षा के अर्थ को समझा था और शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श देखे थे, एम्स एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन को देखा था। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग करेंगे करिकुलम ऑफ एजुकेशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षा की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ ये क्या क्या थी हमारी वैदिक काल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करिकुलम ऑफ एजुकेशन पर चलते हैं। पाठ्यचर्या थी जो थी हमारी शिक्षा की वैदिक काल में, उसको दो आधारों पे देखा जा सकता है। जैसे पहला, हम स्तरों के आधार पर उसको बांट सकते हैं, दूसरा हम प्रकृति के आधार पर। अगर लेवल्स के आधार पर उसको बांटा जाए, यानी कि स्तरों के आधार पर देखा जाए, तो दो लेवल्स पे होते हैं उसके, प्राइमरी और हायर। प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो प्रारंभिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी उसमें हमारे कौन कौन से विषय थे? एक तो भाषा थी, भाषा, व्याकरण, छंदसास्त्र, सिंपल कैलकुलेशन, सामान्य जो ज्ञान होता है गणना का वो, हमारे सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल बिहेवियर, और रिलीजियस एक्टिविटीज़, धार्मिक हमारे जो क्रियाएं होती हैं। धार्मिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे इवनिंग प्रेयर्स कैसे करते हैं, हमारी संध्या वंदन कैसे करते हैं वो सिखाई जा रही हैं, यज्ञादि क्रियाएं सिखाई जा रही हैं, पूजा पाठ कैसे किया जाता है ये सब सिखाया जाता है। ये धार्मिक जो क्रियाएं होती थी उसमें जो है बच्चे को प्रशिक्षण किया जाता था, यानी कि ट्रेन किया जाता था। ठीक है, तो और जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुल में प्रवेश दिलाना चाहते थे, यानी कि जो बच्चों को चाहते थे गुरुकुल में प्रवेश करके वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें, तो उसके लिए जो है उन बच्चों को वो पहले से ही संस्कृत भाषा का ज्ञान और उसके व्याकरण का ज्ञान पहले से ही अधिक ज्ञान कराते थे। क्योंकि उच्च शिक्षा में जो है ये संस्कृत जो भाषा और उसका व्याकरण जो होती थी, ये जो थी ये अनिवार्य हुआ करती थी। तो उसका ज्ञान पहले से ही बच्चों को दिलवाते थे वो लोग। तो आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यचर्या थी, उसको भी दो चीज़ों में विभाजित किया है। एक तो सामान्य ज्ञान और आपका विशिष्ट। तो सामान्य में कौन कौन से आपके आ जाते हैं? सामान्य में आपका व्याकरण, संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण, धर्म, धर्म आ जाता है, रिलीजन, एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स जो थे आपका संस्कृत और उसका व्याकरण, रिलीजन और एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ये मैंडेटरी थी, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। ये बच्चों को लेने ही, इनका ज्ञान तो बच्चों को आना ही आना चाहिए था। ये तो बच्चों को अनिवार्य रूप से इसकी शिक्षा दी ही जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो था नित्य व्यायाम करना, डेली एक्सरसाइज की जा रही है, गुरु सेवा करना, गुरुकुल की व्यवस्था करना, ये भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो ये जो थे ये हमारे सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त आते थे। दूसरा, हमारा प्रारंभिक जो काल था उसमें आपको जो विशिष्ट जो शिक्षा होती थी उसमें कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स थे? वैदिक लिटरेचर हुआ करती थी, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस जो आपके धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं वो, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, ठीक है, मिलिट्री साइंस, कृषि, कैटल रियरिंग, क्राफ्ट, कला एंड कौशल, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे ये बच्चों के लिए क्या नाम है, इनमें से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, इनमें से बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था अपनी मर्जी से। दूसरा, कुछ सब्जेक्ट्स होते इसकी पाठ्यचर्या में बाद में इंक्लूड करे गए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, वो कौन कौन से थे? वो हिस्ट्री थी, पुराण था, आपकी एस्ट्रोनॉमी थी, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या। ये जो सब्जेक्ट्स है ये भी आपके स्पेसिफिक एजुकेशन में ही आते थे और इसको भी विशिष्ट शिक्षा के अतिरिक्त ही रखा गया। तो बच्चा जो था इनमें से कोई भी विषय लेने के लिए एकदम स्वतंत्र था, वो कोई भी विषय ले सकता था। ठीक है, दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमारा जो नेचर के आधार पे जो पाठ्यचर्या है वो दो तरह से विभाजित होती है। एक तो अपरा और परा। ठीक है, अपरा यानी कि मैटेरियलिस्टिक, भौतिक जो क्या नाम है, भौतिक जो पाठ्यचर्या थी वो। परा यानी कि स्पिरिचुअलिस्टिक, यानी कि आध्यात्मिक पाठ्यचर्या।
ठीक है। तो अपरा में क्या था, अपरा जो थी हमारी भौतिक जो पाठ्यचर्या थी उसमें हमारा वही भाषा, ग्रामर, न्यूमरोलॉजी यानी कि गणना जो होती थी आपकी, अंकशास्त्र जो होता था, अंकों का ज्ञान, एग्रीकल्चर कृषि, कैटल रियरिंग पशुपालन, और आर्ट्स आपका जो कला होती थी उसमें आपको म्यूज़िक और डांस स्किल्स यानी कि जो कौशल होता था उसमें आपको प्रशिक्षण किया जाता था, जैसे आपको वीविंग सिखाई, डाइंग, वुड वर्क, मेटल वर्क, क्राफ्ट, ठीक है, ये सब आपको सिखाया जाता था, कताई, बुनाई, रंगाई, ये सब। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, और आपका प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ये जो जितने भी ये सारे सब्जेक्ट्स थे आपके, ये आपको अपरा में आ जाते थे, यानी कि मैटेरियलिस्टिक, जो आप करके सीखते थे, मैटीरियल चीज़ों से सीखते थे, ठीक है। दूसरा आ जाता था आपका परा, यानी कि स्पिरिचुअल करिकुलम, ठीक है, आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। इसमें क्या क्या आता था, इसमें आपको वेद वगैरह सिखाए जाते थे, वैदिक लिटरेचर इसमें आती थी आपकी, वो सिखाए जाते थे, धर्मशास्त्र आता था, नीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, अपनी सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रियों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो सिखाया जाता था, आपके धर्मानुकूल आचरण सिखाया जाता था, रिलीजन बेस्ड कंडक्ट यानी कि धर्म के अनुकूल आपका जो है आचरण वो होना चाहिए, ईश्वर भक्ति सिखाई जाती थी, ईश्वर के प्रति प्रेम, संध्या वंदन कैसे करते हैं, और यज्ञादि जो क्रियाएं होती थी, यज्ञ वगैरह जो हुआ करते थे उसकी जो क्रियाएं कैसे की जाती हैं उसमें आपको ट्रेन किया जाता था, प्रशिक्षण प्रशिक्षण जो था वो किया जाता था। दूसरा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसकी, देखिए मैंने आप यहाँ पर हिंदी में भी इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण विधियाँ। अगर आप ये लोग ये चीज़ समझ लेंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के इनके खुद आप बनाकर उसको लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो शिक्षण विधियाँ जो थी हमारी वैदिक काल में वो कैसी थी। द राइटर्स ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद के जो राइटर थे यानी कि जिन्होंने उपनिषद लिखा था, उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली मेथड को टीचिंग का वो ईजाद किया, डेवलप किया, श्रवण, मनन और निधिध्यासन यानी कि लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि पहले सुनो, फिर उसको लर्न करो और फिर प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। एंड अब जब से आप क्लास में जाते हैं, बच्चा क्लास में जाता है या कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सुनकर सीखी जाती हैं, है ना। तो बच्चे ने क्या करा, टीचर की बात सुनी यानी कि गुरु की बात सुनी शिष्य ने पहले, ठीक है, उसको लर्न किया, अपने अंदर उतारा और फिर उसको व्यवहार में लाया, प्रैक्टिस में लाया, ठीक है। तो ये विधि जो थी ये इफ़ेक्टिव विधि थी बहुत उस टाइम पे, तो ये जो है ईजाद की थी। दूसरा, स्टोरी टेलिंग फॉर टाइनी टॉट्स, जो कहानी विधि थी वो बच्चों के लिए। लॉजिक मेथड को जो है, तर्क विधि को हायर एजुकेशन के लिए, इसमें तर्क ज्ञान लगाया जाता है, तो वो हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा के बच्चे हुआ करते थे उनके लिए डेवलप की गई थी, ठीक है। तो एक बार एक वन बाय वन हम इसको एक एक करके समझेंगे। पहला है इमिटेशन, रिपीटेशन, रोट मेथड, अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ, ठीक है। इस विधि में क्या होता था, ये प्रारंभिक स्तर पर भाषा व्यवहार की शिक्षा प्राय इस विधि से दी जाती थी। जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी हमारी यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन होती थी उसमें ये जो है विधि को इसी से ये शिक्षा जो है वो दी जाती थी। इस शिक्षा कैसे दी जाती थी, यानी कि जो गुरु होते थे वो शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते थे, और जब मंत्रों का उच्चारण करते थे तो शिष्य जो होते थे उनका अनुकरण करते थे, उनको दोहराते थे, ठीक है, बार बार दोहराते थे और दोहरा दोहरा कर जो है उन्हें याद करते थे, रोट यानी कि इससे रोट लर्निंग भी उनकी होती थी, ठीक है। तो इस विधि में ये है, ये हमारा दूसरी विधि आती थी हमारी एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन विधि या व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। इस विधि में क्या होता था, जो मंत्र बच्चे जो शिष्य जो मंत्र कंठस्थ कर लेते थे, यानी कि कंठस्थ करने के बाद, याद करने के बाद जो गुरु हुआ करते थे वो उसको एक्सप्लेन करते थे, उस मंत्र की पूरी पूरी व्याख्या करते थे, एक एक उसका जो अर्थ हुआ करता था कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ये यहाँ पे उपमा क्यों लगाई, ये रूपक, ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी उस मंत्र में वो स्पष्ट रूप से समझाते थे, उस क्या भाव उसमें स्पष्ट किया गया है वो समझाते थे, और इस तरह से जो है ये हमारी व्याख्या जो है उस मंत्र की, उस चीज़ की जाती थी, और यही थी हमारी एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन विधि मेथड। तीसरा हमारा आ जाता है स्टेटमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस मेथड, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, ठीक है।
कुछ चीज़ें जो होती हैं वो करके सीखी जाती हैं। प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बिना करे उसको याद करके नहीं सीख सकते। ठीक है, अब जैसे क्या है, मैथ्स क्या है, हमारी जो गणित है वो क्या है, उसे आप याद नहीं कर सकते कि आपने मल्टीप्लिकेशन लर्न कर लिया, डिवीजन लर्न कर, नहीं, उसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी हमारी अच्छी होगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्किल्स कुछ होती हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, है ना, आर्ट्स हो गया। तो क्या होता है, अब ये थोड़ी है कि आर्ट्स को हम लर्न कर लेंगे कौन से कैसे की जाती है, नहीं, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको करके नहीं देखेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमारा इस विधि में क्या था, जो क्रिया प्रधान जो विषय हुआ करते थे, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, कैटल रियरिंग हो गया, कला कौशल हो गया, आर्ट एंड स्किल्स हो गया, सैन्य शिक्षक होगी शिक्षा हो गई, आपकी आयुर्विज्ञान हो गया, और जो और जो बाकी अदर हुआ करती थी, और भी जो काफ़ी क्रिया प्रधान विषय हुआ करते थे, उनको क्या करते थे, उनको जो गुरु हुआ करते थे वो पहले करके दिखाते थे। ठीक है, करने के बाद अ, उसको जो शिष्य हुआ करते थे वो स्वयं करके देखते थे, फिर वो खुद करके देखते थे। ठीक है, उनका अनुकरण करते थे और फिर वो खुद करके देखते थे, और फिर उसका क्रिया का अभ्यास करते थे कि ठीक है, उसको करते रहते थे, उस चीज़ को कर करके फिर वो वो चीज़ उन्हें धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त होने लगती, धीरे धीरे उसमें ट्रेंड होने कर लगते थे। जैसे कोई इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे डांस का आपने सीखा, ठीक है, कोई कला सीखी आपने, म्यूज़िक सीखा, ठीक है, या फिर डांस सीखा। तो डांस को क्या है, पहले आप गए कहीं पे, जहाँ पे भी सिखाते हैं कला वगैरह, वहाँ पे आप गए, वहाँ पे गुरु ने जो है आपको करके बताया कि आप इसको, इस राग को ऐसे बजाइए, इसको ऐसे बजाइए। ठीक है, करा, फिर बोला आप खुद करिए, फिर वो बच्चे जो हैं वो खुद बजा रहे हैं। अब उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली डेली जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ें जो है उसमें आप ट्रेंड होने लगोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यही इस विधि में था, स्टेटमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट मेथड, यानी कि प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषदों की शैली हुआ करती थी, ठीक है, उसमें प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। उपनिषद जो थे हमारे, उसमें इनका प्रश्नोत्तर वगैरह, प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, डिबेट, ये सब इसका जो है विकास हुआ उसमें। ठीक है, तो प्रारंभिक जो वैदिक काल था हमारा, उसमें गुरु जो थे उपदेश दिया करते थे, क्या करते थे, उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जैसे वेद मंत्र हैं या कोई भी चीज़ हुआ करती थी, उसके बारे में आपको उपदेश दिया करते थे। ठीक है, और शिष्य जो थे उन्हें शांतिपूर्वक सुनते थे, ध्यान से सुन रहे हैं उन बातों को कि क्या गुरु बोल रहा है, हमारी गुरु जो है वो क्या हमें बता रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। जैसे उन्होंने सोचो सोशल बिहेवियर के बारे में कोई उपदेश दे रहे हैं, या ईश्वर भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, शिष्य क्या हो रहे हैं, वो सुन रहे हैं उन्हें ध्यान से। ठीक है, और ठीक है, उस सुनने के बाद जो है, कोई अगर उनके मन में कोई डाउट आता था, कोई भी क्वेश्चन आता था, तो वो गुरु के सामने रखते थे उन क्वेश्चंस को, और गुरु उनका फिर आंसर देते थे। क्वेश्चन किया बच्चों ने पहले, जो गुरु अच्छे जो उपदेश दिए रहे हैं गुरु, उनको बच्चे सुन रहे हैं, शिष्य जो है वो सुन रहे हैं। ठीक है, उनके मन में कुछ क्वेश्चन आया, उन्हें समझ में नहीं आया, कोई डाउट आया, वो उन्होंने गुरु के सामने रखा, गुरु ने उन्हें सुना और फिर उसका आंसर दिया, उन्हें अच्छे से उसका समाधान किया। ठीक है, उसके बाद उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था, यानी कि डिस्कशन मेथड, ये डिस्कशन मेथड भी होता था। जो गुरु होते थे और शिष्य होते थे, उनके उनके बीच में क्या होता था, डिस्कशन मेथड होता था। और कई बार क्या होता था कि कई बार विद्वानों को बुलाया जाता था, सम्मेलन किए जाते थे, उस सम्मेलन में विद्वानों को बुलाया जाता था, और फिर उनके बीच में डिबेट मेथड भी होता था उनके बीच में। ठीक है, और शिष्य जो है उनकी सब बातों को अच्छे से सुनते थे, और अपने ज्ञान में, अपना जो उनका नॉलेज होता था उस ज्ञान में जो है वो उन्हें अच्छे से सुनकर उनकी अपने ज्ञान की जो है वृद्धि करते थे, यानी कि ज्ञान को बढ़ाते थे अपने उनकी बातों को सुनकर। पांचवा हमारा आ जाता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस विधि को जो है हमारे जो राइटर्स थे जो उपनिषद के, उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली विधि थी, और इनको उन्होंने ही ईजाद किया, इसको डेवलप किया। ठीक है,
उपनिषदकारों ने ही कारों की ही देन है ये वाली विधि। ठीक है, उस इस काल में क्या होते थे, वेद मंत्र जो उस काल में क्या, जो गुरु होते थे वो जो भी व्याख्यान देते थे, जो भी बताते थे, जो भी उपदेश दिया करते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म की या फिर कोई अन्य जो विषय होते थे उनसे संबंधी जो भी कुछ जानकारी दिया करते थे, उन्हें शिष्य क्या होते थे, ध्यानपूर्वक सुनते थे। उनका सुनने के बाद उसका अच्छे से मनन करते थे। ठीक है, ध्यान से सुना, फिर उनको लर्न किया, मनन मतलब लर्न किया उनको अच्छे से, अंदर ही अंदर सुन रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ठीक है, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका कि हमारे जो गुरु हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। और जो तथ्य एवं सत्य उनकी पकड़ में आता था, उसकी वो जो भी उन्हें समझ में आता था, जैसे उन्होंने गुरु जी ने हमारे कोई बात बताई, ठीक है, धर्म के ऊपर बताई या और किसी और विषय के ऊपर बताई, वेद मंत्रों के ऊपर बताई, उन्हें बच्चे जो शिष्य हुआ करते थे वो अच्छे से उन्हें सुनते थे, उनका मनन करते थे, और फिर जो भी उनके समझ में आता था उन्हें नियमित रूप से उसका अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो यही है इसका कि लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि पहले ध्यान से सुनो, फिर उसको लर्न करो और फिर वो अपने व्यवहार में लाओ, यानी कि प्रैक्टिस करो। छठा हमारा आ जाता है यहाँ पे लॉजिक मेथड, यानी कि तर्क विधि। ठीक है, तर्क शास्त्र में जो है तर्क ज्ञान होता है, जो ये तो हायर एजुकेशन पे जो हमारी उच्च शिक्षा आती है उसी में लॉजिक मेथड आता है, क्योंकि वही बच्चे लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तर्क लगा सकते हैं, जिसमें तर्क की, इसमें क्या तर्क हो सकता है, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो ये 5 पदों पे होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। ठीक है, ये कितने तरीके से होता है, 5 तरीके से होता है इसका, 5 स्टेप्स होते हैं इस मेथड के, रिजॉल्व, पर्पस, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन एंड डिडक्शन। ठीक है, ये 5 मेथड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानी विधि। कहानी विधि जो है वो टाइनी टॉट्स, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उन्हीं पे ज़्यादा उस टाइम उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा प्रयोग करी जाती थी इस विधि को। ठीक है, ये हमारे आचार्य जो विष्णु शर्मा, आपने सुना होगा, जो हमारे जिन्होंने पंचतंत्र भी लिखा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन हमारे सीटेट, यूपीटेट और अदर एग्जाम्स में भी आया है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, इन्होंने स्टोरीज क्रिएट करी, क्या क्रिएट करी इन्होंने, स्टोरीज़ को क्रिएट करा। पंचतंत्र की अभी भी बुक आती है, उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कहानियों की रचना की उन्होंने, कहानियाँ, पंचतंत्र कहानी का और हितोपदेश के नाम से संग्रहित हैं ये कहानियाँ। ठीक है, कहानी सुनने के बाद आचार्य जो है शिष्यों से प्रश्न पूछते थे, कहानी सुना दी, ठीक है, एक कहानी सुनाई, उसके बाद जो गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, वो शिष्यों से प्रश्न पूछते थे कि इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कहानी विधि का जो है ये इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये कहानी विधि का इस्तेमाल तो आज भी करा जाता था, आज भी हमारे स्कूल्स में होता है स्टोरी टेलिंग का, कि हमने बच्चों को कोई स्टोरी सुनाई, कोई मैथ्स का ही कुछ समझा रहे हैं, इंग्लिश का कुछ समझा रहे हैं, किसी भी चीज़ का हर विषय में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी इंग्लिश में तो किया ही जाता है। तो स्टोरी हमने कुछ समझाई, फिर उसके बाद पूछा आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, स्टोरी में आपको क्या समझ में आया। तो ये विधि तो आज भी हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं इस विधि को। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें आज हमने क्या देखा, एक तो पाठ्यचर्या देखी हमारी शिक्षा की कैसी थी वैदिक काल में, दूसरा हमने शिक्षण विधियाँ देखी कैसी कैसी थी। ठीक है, इनमें से कुछ विधियाँ जो है वो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन विधि भी होती है, हमारे सारी विधियाँ आज कहीं ना कहीं आज भी हमारे स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।